इस जन सुनवाई में हम सुनेंगे स्कूल वाले फीस के नाम पर क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे वसूलते हैं। तो जैकेट में है, सदरी में है डॉक्टर मनोज शर्मा जो हरियाणा अभिभावक एकता मंच के हैं, सलील अग्रवाल साहब एकदम किनारे पर हैं और आप बाल भारती पेरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद के हैं। बीच में के अरुणाचलम साहब हैं, ऑल नोएडा स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन, हाँ उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मनोज जी, हम इस जन सुनवाई में, मेरा कार्यक्रम का नाम ही आइए अपनी व्यथा बताइए, ठीक? तो ये बताइए कि फीस वृद्धि को हम, जैसे हमने बताया, हम एक अलग अलग कहानियों के जरिए हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जागरूक करें कि दरअसल होता क्या है फीस वृद्धि को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा रवि जी कि आपने इतना बढ़िया मतलब कार्यक्रम जो कि ज्वलंत है मुद्दा, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं। हमको अब गाली खाने की आदत हो गई, धन्यवाद मत करो, मुझे बुरा लग जाता है। कोई बात नहीं है सर, अभिभावक होने के नाते तो मैं कह ही सकता हूँ। तो ये आपने मुद्दा उठाया है, मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। देखिए, जो आपने चीजें बताई बैकग्राउंड के अंदर, उसके अंदर साफ तौर पर झलक रहा है कि अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में वो पढ़ाएं। अच्छा, सबसे पहले मैं धन्यवाद किया जा रहा है। जी, मजबूर किया है, मैं उसका भी बताऊंगा मैं जो है क्यों मजबूर किया जा रहा है। वो उत्तर भी आपने अपने उसमें दिया था, जो बैकग्राउंड आपने दिया, पर बैकग्राउंड आपने इतना अच्छा दिया है कि जो प्राइवेट नहीं, वो पब्लिक स्कूल नहीं कहने चाहिए, वो प्राइवेट स्कूल कहना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत किसी भी प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए थी। करेक्ट। वो वास्तव में एक्चुअली प्राइवेट स्कूल है, वो पब्लिक नहीं है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉ पब्लिक का मतलब होता है जो पूरे समाज की कोई प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक कहा जाता है। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि क्यों मजबूर किया जा रहा है। देखिए, अगर हम पिछले 15-20 साल का अगर हम एक क्या कहते हैं एक वो देखें आंकड़ा, या अगर हम एक माहौल देखें, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है जिसके तहत कि भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था को, यानी कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है ताकि आम आदमी वहां पर न देख पाए और मजबूर हो जाए प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये अगर षड्यंत्र है शर्मा जी, इस षड्यंत्र में जनता भी सहमति है उसकी भी। हाँ, ये यहाँ ना बताइए कि जनता बहुत भोली है, वो कार में चलती है, उसको मालूम नहीं कि सरकार सरकारी स्कूल और कॉलेज को खत्म करके प्राइवेट करा है, उसको पता है, वो ये चाहती भी है, हो सकता है। करेक्ट। हाँ, तो उसको इतना मासूम और भोला ना बताएं। जी, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो जनता का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है। राइट जी। तो इसमें क्योंकि आपने भी उसमें दिखाया था कि कहीं ना कहीं स्कूल जो है नेता के जुड़े हुए होते हैं, राजनीतिक दल के जुड़े हुए होते हैं। तो जो समस्या जो खड़ी होती है वो इसीलिए होती है कि जो राजनीतिक दल है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कहीं ना कहीं उसके जो है वहां पर क्या कहते हैं सूत्र जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 10 मई 2016 का आप दैनिक भास्कर उठा करके देख लीजिए, उसमें साफ साफ कहा गया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा के 70% से ज्यादा विधायकों के या उनके रिश्तेदारों के स्कूल्स हैं वो, जिसके कारण कि न तो रूल 158 इंप्लीमेंट हो पा रहा है, न रूल 134 ए इंप्लीमेंट हो रहा है। सर, रूल 158 ए है जो कि नाजायज फी और फंड के बारे में शिकायत देने के लिए। रूल 158 के तहत में एक फी एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया गया था सन 2014 में कि अगर हरियाणा के किसी भी अभिभावक को किसी भी स्कूल के अपने जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है वहां पर शिकायत है, तो वो एक डिविजनल कमिश्नर की कमेटी के पास जाकर के वो शिकायत दे सकता है। आप देखिएगा डिविजनल कमिश्नर कमेटी का हाल, पूरे हरियाणा का आपको पिक्चर बता रहा हूं। 2014 में एक कमेटी बनी, 2014 में ही अभिभावकों ने शिकायत दी, 2015 में 24 जुलाई 2015 को जाकर के डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव ने इसके आदेश दिए कि स्कूलों के ऑडिट हों, यानी कि 1 साल के बाद। आज सर 12 अप्रैल 2017 आ चुका है, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी स्कूल का जिस तरीके से मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिस तरीके से ऑडिट होने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसमें मैं अभी ऐड करूंगा, भिवानी के अंदर, भिवानी में हमारी संस्था है, वहां पर 21 स्कूलों के ऑडिट
किए आनंद फानन में, उसमें एक एक स्कूल से कम 4-4, 5-5 करोड़ रुपया क्या कहते हैं वो मिला है एक्सेस के अंदर, और वो भी एक साल का। अनवेरिफाइड मत किया। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने कहा कि नाम ना लें किसी का, जी, और उसका आरोप नाम ना नहीं ले रहा हूं लगाएं। सर, मैं कहानी बताइए कि क्या हो रहा जी, है, बस। उसमें सारे दलों के नेताओं के स्कूल है, कहानी बताइए, मुझे उसकी चिंता नहीं, पर आ रहा अभी लोगों को बताइए। यही चर्चा बनी हुई है ठीक, कि हमने, क्योंकि जो एक थोड़ा सा जो एक हमें वहां पर एक जानकारी मिली कि भिवानी पूरे हरियाणा में क्या हुआ फिर? भिवानी में ऑडिट हुआ, हाँ जी, ऑडिट हुआ, उसमें 21 स्कूलों के ऑडिट हुए, जिसमें कि 4-4 करोड़ रुपया एक साल का नाजायज पाया गया। उस पर भी प्रशासन ने आंखें मूंद ली, क्योंकि दबाव आया प्रशासन के ऊपर। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ही एक विंग ने जब ऑडिट किया तो पाया कि 4-4 करोड़ रुपया, हाँ जी, एक एक स्कूल के पास है, नाजायज है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर, कोई एक्शन नहीं लिया। साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि जैसे एक सवाल है, जब आप लोग आंदोलन करते हैं तो लोग कहते हैं कि इनसे कहिए कि सरकारी स्कूल में जाएं, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, नहीं फीस देंगे तो। अगर आप प्राइवेट स्कूल में आए हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी। हम थोड़ा आजकल जो टीवी का दर्शक हैं, जो हम लोग भी सोचते हैं कि सारे लोग एक ही जैसे हैं, सबके पास यही वाला कोट है ना। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिक्कत आती है, जो कमाई का स्तर है और फीस बढ़ने का स्तर है, ये थोड़ा तस्वीर ये भी जरा लोगों के सामने पेश कीजिए। जैसे 4 साल पहले 500 रुपया फीस था, अभी कितना हो रहा है? आप अगर 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो कितना आजकल देने लगे? ऐसे में भी जानते। देखिए रवीश जी, पहली बात जो आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल का, कोई भी पेरेंट अगर उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, बट सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, नोएडा की बात करूंगा। 5वीं का बच्चा तीसरा का नहीं पढ़ सकता, तो अभी जरा संभल के, भावुक भी नहीं होना। नोएडा में जो है, जो खराब है सो खराब है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। नोएडा में जो है लगभग आबादी 5 लाख से ऊपर की आबादी है, लगभग अप्रोक्सीमेट। उसमें करीब मुश्किल से 3 या 4 सरकारी स्कूल हैं, जिसकी हालत इतनी खस्ता है, एक कक्षा में 70 बच्चे बैठा रखे हैं। ये आपने सही जवाब दिया ना। स्कूलों की स्कूल सिर्फ उनको इस्तेमाल साल में या 5 साल में एक बार अच्छे काम के लिए होता है, जो ये लोग करते हैं इलेक्शन के वोटिंग के बूथ बनाते हैं उसको, जिसमें आप वोट देते समय आप शिक्षा के मुद्दे पर ही ध्यान नहीं देते, तो ये भी विडम्बना है ना। उसी स्कूल में वोट डालते हैं और स्कूल आपकी प्रायोरिटी में नहीं होता। ये कहते हैं कि देखिए, ये कहते हैं कागजों में तो कह देते हैं हमने पीजीटी टीजीटी टीचर से क्वालिफाइड रखे हुए हैं, लेकिन आप उन टीचरों की क्वालिटी देखिए तो बिल्कुल ही कहना नहीं, सरकारी बिल्कुल हालत खराब है। और दूसरी बात जो है, स्कूलों की मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है कोई। और हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था 2 साल पहले कि जो भी सरकारी मुलाजिम है उनका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। मुझे लगता है अभी योगी जी जोश में लागू भी कर देंगे, अच्छा ही अनिवार्य है। इसको उभारते रहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर देखोगे कोई भी सरकारी मुलाजिम का, चाहे वो IAS हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो चपरासी हो, चपरासी तो मजबूरी में पढ़ा रहा है, लेकिन कोई भी बच्चा जो है सरकारी उसमें नहीं पढ़ रहा। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। अब जरा फीस का बताइए कि क्या फीस है, कमाई के अनुपात में फीस किस तरह से बढ़ रही है, जिसका आप लोग। देखिए, हर एक स्कूल जो है अपने परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे। एक उन्होंने अच्छा वास्ता लिया, ये पहले यही आंदोलन चला था 2009 में जब 6वां वेतन आयोग आया था, अभी भी ये 7वां वेतन आयोग आया है। एक 7वें वेतन आयोग के वास्ता लेके इन्होंने मनमानी कर दी है सारे स्कूलों ने। क्या किया, जैसे कितना परसेंट बढ़ाया? देखिए, कहानी बताइए ना, तो मेरे पास कहानियां मैं बताऊंगा। 43% से लेके 67% तक स्कूलों ने बढ़ाया फीस मिनिमम। और नर्सरी से लेके इन्होंने अलग अलग वाजिब हेड डाल दिए, नए हेड, जो प्रिस्क्राइब हेड है गवर्नमेंट के, उस पर कोई फीस लिया नहीं, नए हेड डाल दिए। जैसे एजुकेशन टूर, नर्सरी का बच्चा या पहली कक्षा या दूसरी कक्षा के बच्चे के लिए ये मनमानी रकम लिया जाता है। नर्सरी कितना पैसा, जितना लोगों ने बताया, 8,000 रुपए, 8,000 रुपया साल का, क्वार्टरली लिया जाता है एजुकेशन टूर के माध्यम से। जब मैंने पूछा किसी से तो पेरेंट ने पूछा, पेरेंट को ये कहा जाता है कि पेरेंट ने पूछा क्या नर्सरी का बच्चा है, मैं दिल्ली से बाहर भेजूंगा उसको या भेजूंगी उसको, 8,000 रुपये आप ले रहे हो? कह रहे नहीं, वो तो आप लोग जो है पॉसेसिव हो गए हो, वो हो गए, बच्चा जा सकता है दिल्ली से बाहर। तो 8,000। और दूसरी बात, एक स्कूल और है जो AC चार्जेस के नाम पे 10,000 रुपए ले रहा है।
हर क्वार्टर में? हर क्वार्टर पे। अभी जो पहला क्वार्टर है सर, इसका पता लगेगा आगे क्वार्टर में लेता नहीं लेता है। उनसे पूछा गया, हमने कहा साल में मुश्किल से 4 महीने एसी चलता है, मई आगे, मई जून में स्कूल की छुट्टी है, 4 महीने एसी चलता है, लेकिन लग्जरी के नाम पे लिया जा रहा है। और एसी का पावर बैकअप पे भी डाला नहीं है उन्होंने स्कूल को, लेकिन फिर भी लिया जा रहा है। उनके आप देखेंगे जो जितने भी फीस लिए जा रहे हैं सब लग्जरी के नाम पे लिए जा रहे हैं, कोई एजुकेशन के नाम पे नहीं लिया जा रहा है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं यही कह रहा था, यही सब कहानी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल यही बता रहा हूँ। मैं आपको हरियाणा की तस्वीर बता सकता हूँ। इतने फर्जी मत बना रखे हैं, जैसे आईसीटी इनेबलमेंट चार्जेस। ये क्या होता है? पता नहीं सर, इसकी आज तक डेफिनेशन हमें नहीं पता। आईसीटी इनेबलमेंट चार्जेस क्या होता है? नहीं आप आईसीटी का नहीं बोल रहा मैं कुछ। हाँ, अच्छा, हाँ। दूसरा, एक कंप्यूटर फीस। हाँ। जब ट्यूशन फीस में पहले से कवर हो रही है ट्यूशन, तो फिर कंप्यूटर फीस अलग से क्यों ली जा रही है? क्योंकि कंप्यूटर अच्छा, वो कितनी होती है फिर भी जानना चाहता सर? वो तकरीबन होती है 4300 रुपया महीना। अच्छा, ये तो मैं कम से कम बता रहा हूं। कंप्यूटर फीस, जी हाँ। उसके बाद आपके एनुअल चार्जेस। ये एनुअल चार्जेस तो एक ऐसी चीज, एनुअल चार्जेस यानी कि वार्षिक शुल्क जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर फीस 4300 ज्यादा नहीं बता रहे आप? ठीक बता रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। अच्छा, ठीक है। हाँ। और उसके अलावा वार्षिक शुल्क जो कि एक बार लिया जाता है, वो वेरी करता है आपका 15,000 से लेकर के 25,000 तक। अच्छा, ये हर साल एडमिशन के समय लिया जाता है? नहीं, हाँ, जैसे ही बच्चा प्रमोट होता है नेक्स्ट क्लास हर स्कूल में हर साल 15 से 25,000 दिया जाता है। ठीक। तो एनुअल चार्जेस, तो कहने का मतलब ये है कि एनुअल चार्जेस तो बाय डिफॉल्ट सबको लेना ही लेना है, सारे स्कूल वालों को। लेकिन उसके अलावा अगर किसी की वो उसमें आ जाए मंशा में कि जी हमें थोड़ा सा कृपा दिखानी है अभिभावकों पे, तो वो शायद हो सकता है कि कंप्यूटर फीस ना उसमें इंक्लूड कर रहा हो। लेकिन 70% से ज्यादा स्कूल कंप्यूटर फीस, आईसीटी इनेबलमेंट चार्जेस और आपके जो है, हाँ, यहां तक कि स्कूल मैनेजमेंट आजकल जो है वो इंश्योरेंस एजेंट भी बन गई है। फरीदाबाद में एक स्कूल है जिसके कि जो कि स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। वो जो है वो इंश्योरेंस एजेंट बने हुए हैं कि हर बच्चे को मजबूर करते हैं कि तू मेरे यहां से इंश्योरेंस ले, मतलब मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं मैं तुम्हारी जो है। जब आप समझ रहे हैं कि, और इंश्योरेंस से कितना पैसा दे रहा है सर? इंश्योरेंस का तकरीबन उसकी किस्त होती है 700 रुपया महीना से, 700 रुपया। इंश्योरेंस की जो किस्त होती है वो 700 रुपया होती है। अच्छा, स्कूल वाले फिर गैस का सिलेंडर भी बेचें, फोन भी बेचें, है ना? ये सबका भी लेना चाहिए। इस विषय में मैं एक चीज और कहूंगा। आप बहुत देर से ये नहीं बोले, आप जरा सा हाँ थोड़ा सा ये बताइए कि क्या है। देखिए, एक सज्जन ने भुवनेश्वर से लिखा है मुझे कि उनका बच्चा एलकेजी में पढ़ता है, जिसके लिए 75,000 रुपया सालाना देते हैं। और स्कूल ने कहा है कि अगले 4 सालों के लिए आपको यही अमाउंट भरना पड़ेगा, 75,000। ठीक। उसके बाद स्कूल फैसला करेगा कि कितनी फीस बढ़ेगी। और एक बुलंदशहर के एक सज्जन ने लिखा है कि पिछले साल वो 5720 रुपया प्रति महीना फीस दे रहे थे बुलंदशहर में, सोचिए। इस साल वो 6,330 रुपया दे रहे हैं। और किन कारणों से फीस बढ़ाई गई नहीं बताया गया। किताब के लिए कोई ठेका 6 लाख में दे दिया गया है। और अध्यापकों का भी शोषण हो रहा है। 25,000 रुपया, 30,000 रुपया सैलरी दिखाई जाती है, रिकॉर्ड में मिलता 6-8 हजार है। ये जन सुनवाई में लोगों ने हमें भेजा। आप बताइए, आप कहानी बताइए सर। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि आज की डेट में हेड्स की कोई भी रह नहीं गई है लिमिट। ये ढूंढा जाता है कि किस हेड में पैसे लिए जाएं। वही हेड सरकार तय करती है, मतलब स्कूल कंप्यूटर पंखा, तो या स्कूल अपने तरफ से भी जोड़ता है? स्कूल अपने तरफ से ही कर रहा है, सरकार कोई हेड नहीं तय करती। सरकार ने सिर्फ एक ही हेड तय कर रखा है कि आपको ट्यूशन फीस लेनी है और कुछ 2-3 स्पेसिफिक हेड्स हैं, उसके अंदर फीस ले सकते हैं आप। ठीक। इसके अलावा आप कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते। नए हेड्स क्या हैं? जैसे ये नए हेड्स में जैसे आपने अभी बताया, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट क्लास, हाँ, स्मार्ट क्लास चार्जेस। अच्छा। दूसरा मील का भी एक हेड बना दिया गया है जो छोटे बच्चों के लिए आपके, और उनसे 1,500 रुपए, जो बच्चा एक रोटी नहीं पूरी खा सकता उनसे 1,500 रुपए महीना। सरकार तो महीना तो आप टिफिन नहीं देते हैं बच्चे? सरकार टिफिन आपको नहीं लाना बच्चे का। टिफिन सर, बच्चों की माँ जो है ना वो तो पौष्टिक आहार नहीं दे पाती, तो स्कूल वाले स्पेशल चक्की का आटा लेकर के खिलाते हैं। गवर्नमेंट कहती है मिड डे मील फ्री दे रही है स्कूलों में, और वो उसकी क्वालिटी यहाँ 1600। ये 1,500 रुपया। स्मार्ट क्लास का कितना है? स्मार्ट क्लास का भी 300-400 जो भी मन में आता है उसके हिसाब से क्वार्टरली जो भी। और बताइए। अच्छा, दूसरा क्या है, एक सबसे बढ़िया अच्छा तरीका कुछ स्कूलों ने निकाल लिया कि एक हेड बना दिया स्कूल फी, और उसके अंदर जो चाहे पूरा का पूरा ठोक दिया। आप बाइफर्केशन के लिए लिखते रहिए, मांगते रहिए, नहीं देंगे आपको, बिल्कुल नहीं देंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो आपको ट्यूशन फीस का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपको एनुअल चार्जेस का क्या बाइफर्केशन है कुछ नहीं बताया जाएगा।
मैं सबसे पहली चीज तो ये बात भी करना चाहता हूं कि हमारी प्रायोरिटीज में क्या बेसिक एजुकेशन है ही नहीं। मोदी सरकार ये कहती है कि जो है जी हमें स्किल डेवलपमेंट करना है। जब बेसिक एजुकेशन ही नहीं होगी किसी के पास, जब वहीं से प्रॉपर नहीं को ग्रो अप कर पाएगा तो स्किल डेवलपमेंट कहां से आप करेगा? वोट देते समय इन सब प्रश्नों पे ध्यान देते हैं? नहीं, इन सब प्रश्नों पे तो ध्यान गाय देते हैं, बकरी पे देते लेकिन हैं, किस सवाल पे इस बात देते का हैं? है कि नाली और सड़क नेता पर तो आते ही गाय नहीं। बकरी पे वोट देते हैं कि इन सब प्रश्नों नहीं पे सर, देते हैं? नाली, आपने सड़क, पूछा पार्क, आपने बिजली और एसोसिएशन पानी सर, हम पर तो देते हैं नोटा सर। पे भी लगाते हैं। हैं? ठीक है।